A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our chapter Why Do We Fall Ill? So in today's video lecture we'll study about principles of treatment. ओके कि हमें अगर कोई बीमारी हो जाए तो ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे उस बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है, उस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, मतलब उस बीमारी से हमें कैसे बचा जा सकता है। ओके, तो चलिए हम स्टडी करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट में कुल मिलाकर हम ये जानेंगे कि कोई भी बीमारी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, डॉक्टर उसको कैसे ठीक करते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। मैं एक एक लाइन को आपको एक्सप्लेन करूँगा। वॉट आर द स्टेप्स टेकन बाई योर फैमिली व्हेन यू फॉल सिक। सिंपल सी बात यहाँ पर पूछी गई है कि आपका परिवार, आपके माँ बाप क्या करते हैं जब आप बीमार पड़ते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी सेवा करते हैं, आपको हल्का खाना देते हैं खाने के लिए, कोई ऑयली फूड वगैरह नहीं देते हैं, उबाल कर पानी देते हैं पीने के लिए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने को बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी फैमिली आपके लिए करती है जब आप बीमार पड़ते हो। जब बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है तो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, फिर डॉक्टर आपको हैंडल करता है। ओके, हैव यू एवर थॉट वाई यू समटाइम्स फील बेटर इफ़ यू स्लीप फॉर समटाइम्स। आपने कभी ये सोचा है कि आप अगर थोड़ी देर के लिए सो लेते हो या नींद ले लेते हो तो आपको अच्छा क्यों लगने लगता है? उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आपकी बॉडी कंटिन्यूसली जाग रही होती है तो वो किसी न किसी फॉर्म में कोई काम कर रही होती है, चाहे वो दिमागी रूप से, चाहे वो फिज़िकली। ओके, मतलब चाहे आप चल फिर रहे हो, चाहे आप कुछ सोच रहे हो, दोनों एक काम होते हैं। ओके, तो जब बॉडी कोई काम करती है तो रिलीज़ होती है एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उस काम को करने में। ठीक है, उस काम को करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। आप अगर सोच भी रहे हो तो थिंकिंग में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। ओके, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो बॉडी का 70% ऑक्सीजन यूज़ करता है। तो वो जो 70% ऑक्सीजन है वो बॉडी का कहाँ जा रहा है? ब्रेन के सोचने में। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, बॉडी तो थकेगी। तो जब बॉडी और दिमाग दोनों थकता है तो बॉडी को वापस से रिचार्ज करने के लिए, बॉडी को वापस से नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए हमको स्लीप की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ही हम सो लेते हैं, एक नींद ले लेते हैं, तो हमारी बॉडी वापस से रिचार्ज हो जाती है और हमारे सारे फंक्शंस जो हैं, जैसे कंप्यूटर को रिफ़्रेश करते हैं वैसे हमारे सारे फंक्शन रिफ़्रेश हो जाते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन डज़ द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मेडिसिन्स। तो जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको दवाइयों की ज़रूरत कब पड़ती है? दवाइयों की ज़रूरत तभी पड़ती है जब वो बीमारी आपके शरीर से जा ना रही हो, जब वो बीमारी ठीक ना हो रही हो, तब आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। बेस्ड ऑन वॉट वी हैव लर्न सो फार, इट वुड अपीयर दैट देयर आर टू वेज टू ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिजीज़। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके बेसिस पर देखा जाए तो दो तरीके हैं किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ को ठीक करने के। पहला तरीका क्या है कि वो जो बीमारी है, जो भी डिज़ीज़ है आपकी बॉडी में, तो उस डिज़ीज़ के इफ़ेक्ट को कम कर दें। जैसे फ़ीवर आ रहा है आपको, तो ऐसी दवाई दे दें जिससे फ़ीवर कंट्रोल हो जाए। ठीक है, तो ये तो पहला तरीका हो गया, जो भी बीमारी है उससे रिलेटेड दवाई दे दें। पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आपको पेट दर्द की दवाई दे दें। ठीक है, तो ये तरीका तो हो गया डायरेक्ट अप्रोच। बट ये सही तरीका है या नहीं है? समटाइम सही होता है और मैक्सिमम टाइम नहीं होता है। सही क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम ऊपर ऊपर से दिखने वाली चीज़ों को तो दबा रहे हैं। आई मीन टू से, फीवर आ रहा है तो हम फीवर को तो दबा दे रहे हैं, फीवर को हम टैबलेट दे करके ठीक कर दे रहे हैं। बट फीवर का कारण क्या है? फीवर बहुत रीज़न से आता है। फीवर मलेरिया के कारण भी आता है, टाइफॉइड के कारण भी आता है, जॉन्डिस में भी फीवर रहता है। ठीक है, कॉमन कोल्ड जो नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम हो जाता है उस पर भी फीवर रहता है। तो जब तक हमें रीज़न पता नहीं चलेगा तब तक हम उसको जड़ से नहीं ख़त्म कर सकते। जैसे ही हमें रीज़न पता चल जाएगा कि ये टाइफॉइड का फ़ीवर है या ये मलेरिया का फ़ीवर है, तो हम फिर उस फीवर को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स। पहला जो तरीका है उसके लिए हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे उस जो भी कारण हो बीमारी का, जो भी बीमारी है उसको रिड्यूस किया जा सके, उसके सिम्टम रिड्यूस किए जा सकें। द सिम्टम्स आर यूजली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। सिम्टम्स किस वजह से होते हैं? जो लड़ाई चलती है हमारी बॉडी में,
किस चीज़ की लड़ाई? जो बैक्टीरिया वगैरह आ गया है, जो वायरस आ गया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए हैं उसकी और हमारे शरीर की। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक मेडिसिन दैट ब्रिंग डाउन फीवर। हम दवाइयाँ ले सकते हैं फीवर को कम करने की, पेन को कम करने की, या लूज़ मोशन को ख़त्म करने की। हम बेड रेस्ट ले सकते हैं, हम नींद ले सकते हैं। तो ये सारे तरीके हम अपना सकते हैं ताकि हम अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सकें, हम अपनी एनर्जी को बचा कर रख सकें, ताकि वो जो हमने एनर्जी बचाई है वो बॉडी को ठीक करने में इस्तेमाल हो। ओके, दिस विल एनेबल अस टू हैव मोर ऑफ इट अवेलेबल टू फोकस ऑन हीलिंग। एनर्जी बचाने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमें ठीक होने के लिए मिलेगी। ओके, बट this kind of symptom direct treatment by itself will not make the infecting microbe go away and the disease will not be cured. पर जो ये डायरेक्ट अप्रोच है इससे बीमारी सही नहीं होगी। इससे जो सिम्टम है बीमारी के वो दब जाएंगे। फीवर आ रहा है, फीवर ख़त्म हो जाएगा, लूज़ मोशन हो रहा है, लूज़ मोशन बंद हो जाएंगे। बट जो फीवर आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है वो वजह ख़त्म नहीं होगी, तो फीवर फिर से आएगा। ओके, उस समय के लिए तो कम हो जाएगा लेकिन दोबारा अगले दिन फिर से आएगा। तो इसीलिए हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर बीमारी का जो हमें समझ में आना चाहिए कि कौन सी बीमारी है हमारी बॉडी में, तब दवाई लेनी चाहिए हमें उसकी। ओके, हाउ डू वी किल माइक्रोब्स? हम माइक्रोब्स को कैसे ख़त्म करते हैं? पहला तरीका तो है मेडिसिन्स लेकर माइक्रोब्स को मार दें। वी हैव सीन अर्लियर दैट माइक्रोब्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। हमने पहले भी देखा है कि जो माइक्रोब्स हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड हैं। वो कैटेगरीज क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ। ईच ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विल हैव सम एसेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस विच इज़ पेक्युलियर टू दैट ग्रुप एंड नॉट शेयर्ड विद अनदर ग्रुप। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अपना एक तरीका होता है बीमारी को फैलाने का। ओके, तो हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग दवाइयाँ काम करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो दवाइयाँ वायरस को मारने के लिए इस्तेमाल हो रही हों वही उससे बैक्टीरिया भी मर जाए, फंगस भी मर जाए, प्रोटोजोआ भी मर जाए। अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होने वाली बीमारियों को ठीक करने के लिए अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बैक्टीरिया से होने वाली कई बीमारियां जो होती हैं, अलग अलग बैक्टीरिया जो हैं वो एक ही तरह के एंटीबायोटिक से मर जाते हैं, बट हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी भी नहीं है। ओके, ईच ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विल हैव सम एसेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस विच इज़ पेक्युलियर टू दैट ग्रुप एंड नॉट शेयर्ड विद अनदर ग्रुप। कुछ ऐसे बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। वायरस का कुछ ऐसा प्रोसेस होता है बीमारी फैलाने का, बैक्टीरिया का कुछ अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए बीमारी बनाई जाती है ताकि वायरस, बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ जाएं तो ठीक मल्टीप्लाई ना कर पाएँ, बढ़ ना पाएँ और बीमारी ना फैला पाएँ। और बीमारी हो गई है तो जिस वजह से हुई है उस वजह को ख़त्म किया जा सके। ओके, दीज प्रोसेसेस में बी पाथवेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंस और रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस जो हैं, जिन प्रोसेसेस से बैक्टीरिया, वायरस वगैरह बीमारी फैलाते हैं, ये वो पाथवे, ये वो रास्ते हो सकते हैं, ठीक है, नए नए सब्सटेंस बनाने के। ठीक है, नए सब्सटेंस बनाएंगे, नए जहरीले सब्सटेंस बनाएंगे तो हमारी बॉडी में दिक्कत चालू हो जाएगी। ठीक है, बीमारियाँ बढ़ जाएगी। दीज पाथवे विल नॉट बी यूज्ड बाई अस आइदर। ये तरीके, ये पाथवे हमारे द्वारा भी इस्तेमाल नहीं किए जाते। फॉर एग्जाम्पल, अवर सेल में मेक न्यू सब्सटेंसेस बाई मैकेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट यूज बाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जिस तरीके से नए नए सब्सटेंस बनाता है तो हमारे बॉडी के सेल्स बैक्टीरिया की तरह नए नए सब्सटेंस नहीं बनाते हैं। हमारे बॉडी का जो तरीका है नए सब्सटेंस बनाने का वो अलग होता है बैक्टीरिया, वायरस वगैरह से। ओके, वी हैव टू फाइंड अ ड्रग दैट ब्लॉक्स द बैक्टीरियल सिंथेसिस पाथवे विदाउट अफेक्टिंग आवर ओन। तो हमें ऐसा ड्रग, हमें ऐसी मेडिसिन ढूंढनी पड़ती है जिससे जो तरीका बैक्टीरिया लगा रहा है अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, जो तरीका बैक्टीरिया लगा रहा है अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, उस तरीके को ख़त्म किया जा सके बिना हमारे शरीर के सेल्स को नुकसान पहुंचाए। ओके, तो वो जो मेडिसिन है वो काम करती है फिर बीमारी को ठीक करने के लिए। ठीक है, बट अगर आप सोचिए कि मेडिसिन है, जैसे जहर है, जहर को खा लेंगे तो बैक्टीरिया, वायरस सब मर जाएंगे लेकिन हम भी मर जाएंगे, बट वो मेडिसिन थोड़ी ना हुई। मेडिसिन होते हैं ऐसी चीज़ें जिससे बैक्टीरिया, वायरस तो मर जाए लेकिन हमारी बॉडी के सेल्स को कोई नुकसान ना हो। ओके,
This is what is achieved by antibiotics that we all are familiar with. Similarly, there are drugs that kill protozoa such as the malarial parasite. इसी तरह से कुछ ड्रग्स हैं जैसे जो प्रोटोजोआ वगैरह को मारते हैं, जैसे मलेरियल पैरासाइट का ड्रग हो गया. वन रीज़न वाई मेकिंग एंटी वायरल मेडिसिन इज़ हार्डर देन मेकिंग एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन इज़ दैट वायरसेस हैव अ फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स ऑफ देयर ओन. देखिए क्या होता है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां जो हैं वो जल्दी ठीक हो जाती हैं और उनके लिए दवाइयाँ भी हैं जो मतलब मिल जाती हैं आसानी से. बट वायरस से ठीक होने वाली बीमारियां आसानी से ठीक नहीं होती, क्योंकि देखिए बैक्टीरिया से ट्यूबरक्लोसिस भी होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से लेप्रोसी भी होता है, बैक्टीरिया से और भी कई इन्फेक्शन होते हैं. तो कई बार ऐसा होता है जो दवाई हम ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करने के लिए देते हैं, जो दवाई हम टाइफॉइड को ठीक करने के लिए देते हैं, जो दवाई हम और कोई बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को ठीक करने के लिए देते हैं, वो दवाई एक ही हो सकती है. ऐसा पॉसिबल है कि एक ही दवाई से तीनों बीमारियां, बैक्टीरिया से होने वाली तीनों बीमारियां ठीक हो जाएं. बट वायरस से होने वाली बीमारियों के लिए अलग अलग दवाइयाँ लगती हैं, ठीक है. वायरस से जितनी भी बीमारियाँ होती हैं हर बीमारी के लिए अलग दवाई बनती है. ओके, दे एंटर अवर सेल्स. देखिए वायरसेस काम कैसे करते हैं, वो हमारे सेल में घुसते हैं और हमारे सेल का ही इस्तेमाल करते हैं अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए हमारे सेल्स का ही यूज़ करते हैं बैक्टीरिया और वायरस, ठीक है, खासकर वायरस. दिस मीन्स दैट देयर आर रिलेटिवली फ्यू वायरस स्पेसिफिक टारगेट्स टू एम एट. इसका मतलब क्या है, बहुत कम वायरस स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, ठीक है, मतलब ऐसी बहुत कम मेडिसिन हैं जिससे वायरस से होने वाली बीमारियों को ठीक किया जा सकता है. डिस्पाइट दिस लिमिटेशन देयर आर नाउ इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स, फॉर एग्जांपल द ड्रग्स दैट कीप HIV इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल. इस लिमिटेशन के बावजूद बहुत सारे ऐसे एंटीवायरल ड्रग हैं, जैसे वो ड्रग जिससे HIV का इन्फेक्शन कंट्रोल में रखा जाता है. HIV में क्या होता है, मैंने बताया था कि बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिससे और बहुत सारी बीमारियां पकड़ने लगती हैं बॉडी में जल्दी. ज़ुकाम होता है तो एक महीने 2 महीने तक ज़ुकाम ठीक नहीं होता है, ठीक है. चोट लग जाती है तो वो चोट ठीक नहीं होती. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे बॉडी की इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है. ओके, तो HIV इन्फेक्शन में बॉडी की इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो HIV का वायरस है वो बॉडी की इम्यूनिटी वाले सेल्स को मारता है धीरे धीरे करके. ओके, अब चलिए प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन पढ़ते हैं कि कैसे बीमारियों को होने से रोका जा सकता है. ऐसे क्या तरीके हैं जिससे बीमारियों को प्रिवेंट किया जा सकता है. ऑल ऑफ वॉट वी हैव टॉक्ड अबाउट सो फार डील्स विथ हाउ टू गेट रिड ऑफ एन इन्फेक्शन इन समवन हु हैज़ द डिजीज़. अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि किस तरह से उस इन्फेक्शन को दूर किया जाए जो बीमारी, जिससे बीमारी फैल रही है. बट देयर आर 3 लिमिटेशंस ऑफ दिस अप्रोच टू डीलिंग विथ इन्फेक्शियस डिजीज़. बट 3 तरीके हैं, 3 लिमिटेशन है इस अप्रोच के. पहला लिमिटेशन क्या है, द फर्स्ट इज़ दैट वन समवन हैज़ अ डिजीज़ देयर बॉडी फंक्शंस आर डैमेज्ड. पहला अप्रोच है कि अगर किसी को एक बार कोई बीमारी हो जाती है तो उसके बॉडी के फंक्शन डैमेज हो जाते हैं और दोबारा वो रिकवर नहीं कर पाता है. पहला तरीका क्या है, अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो उसके बॉडी के फंक्शन क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं और दोबारा से वो रिकवर नहीं कर सकता है. दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में ट्रीटमेंट को बहुत लंबा समय लगता है. मतलब इफ़ समवन इज़ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़ इज़ लाइकली टू बी बेड रिडन फॉर सम टाइम एंड इवन इफ़ वी गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट. तो ऐसा भी कई बार होता है कि बीमारी हो जाती है तो इंसान को बेड रिडन होना पड़ता है, मतलब बिस्तर पकड़ लेता है इंसान, ठीक है. प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका अगर ना मिले और या मिल भी जाए तो भी उसको बेड रिडन होना पड़ता है. और तीसरा ये है, लिमिटेशन की बात हो रही. लिमिटेशन का मतलब क्या है कि बीमारी होने पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है. तीसरी क्या चीज़ हो सकती है कि आप एक सोर्स की तरह बन जाओ बीमारी फैलाने वाले. जैसे कोरोना किसी को हो जाता है तो वो कई लोगों को कोरोना फैला सकता है, तो उस इंसान को इसीलिए बोला जाता है कि क्वारंटाइन में रखे ताकि वो और किसी को कोरोना ना फैला पाए. तो ऐसे ही कि द थर्ड इज़ दैट द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज़, एक आदमी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, सर्व एज अ सोर्स, वो खुद एक सोर्स बन जाए बीमारी फैलाने का, फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू अदर पीपल, और उससे बाकी लोगों को इन्फेक्शन फैल जाए.
दिस लीड्स टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अबव डिफ़िकल्टीज़। इससे क्या होता है कि जो दूसरी डिफ़िकल्टीज़ हैं उससे उन डिफ़िकल्टीज़ को, उन परेशानियों को मल्टीप्लिकेशन हो जाए। इट इज़ बिकॉज ऑफ सच रीजन्स दैट प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज इज़ बेटर दैन देयर क्योर। इन रीजन्स की वजह से ऐसा बोला जाता है कि बीमारियों का जो प्रिवेंशन है, ओके, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, बीमारियों का जो प्रिवेंशन है वो क्योर से अच्छा होता है। ठीक है। हाउ कैन वी प्रिवेंट डिजीजेज, हम बीमारियों को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देयर आर टू वेज, वन जनरल एंड वन स्पेसिफिक टू द डिजीज़। दो तरीके हैं, एक जनरल तरीका है और एक स्पेसिफिक तरीका है। ठीक है। जनरल तरीका क्या है प्रिवेंट करने का? कि जहाँ पर बीमारी फैली है वहाँ पर ना जाएं। जैसे कोरोना फैला है तो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना चाहिए। हाउ कैन वी प्रिवेंट एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस माइक्रोब, हम कैसे खतरनाक बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब से अपने आप को बचा सकते हैं? देखिए, बहुत चीख चीख कर सरकार ने बोला है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने बोला है, मोबाइल में फ़ोन करो तो फ़ोन वाले भी बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, टाइम टाइम से हाथ धोएं, मास्क पहने, ठीक है, सैनिटाइज़र से हाथ धोएं बार बार, ठीक है, या साबुन से हाथ धोएं। ठीक है। बाहर से आने पर डायरेक्टली घर पे एंटर ना करें, बाहर कपड़े को चेंज करें, मुंह हाथ धो लें, ओके, प्रॉपर, ओके। तो बाहर की चीज़ें नहीं खाएं। तो ये कुछ तरीके ऐसे हैं जिनसे इन्फेक्शियस माइक्रोब्स को रोका जा सकता है, बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को रोका जा सकता है। इफ़ वी लुक एट मीन्स ऑफ देयर स्प्रेडिंग, अगर हम उनके फैलने के तरीके को गौर करें, वी कैन गेट सम ईजी आंसर्स, हम बहुत आसान कुछ जवाब हमें मिलेंगे। फॉर एयरबोर्न माइक्रोब्स, हवा में पाए जाने वाले माइक्रोब से, वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशंस दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड। हम ऐसी जगह जाने से बच सकते हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा हो। फॉर वाटर बोर्न माइक्रोब्स, वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। पानी से होने वाले जो बीमारियां हैं, जो पानी में कीटाणु पाए जाते हैं, उससे बचने के लिए हम पानी को उबाल कर पिएं, ओके। दूसरा तरीका ये है कि हम पानी को, साफ़ सुथरा पानी पिएं, ओके। दिस कैन बी डन बाय ट्रीटिंग वाटर टू किल एनी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। ये कैसे किया जा सकता है? पानी को इस तरह से ट्रीट किया जाए जिससे उसमें रहने वाले जितने भी कीटाणु हैं वो ख़त्म हो जाएं। ठीक है। तो एक तो तरीका है क्लोरीनेशन, दूसरा तरीका है बॉयल करना। ठीक है। क्लोरीनेशन में केमिकल डाला जाता है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, बट वो जो केमिकल है वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। दूसरा तरीका है पानी उबाल कर पीना, वो सबसे अच्छा तरीका है, ओके। और तीसरा तरीका हमारे घरों में आजकल है फ़िल्टर, ओके। आप कितना भी गंदा पानी डाल दो, फ़िल्टर करके दे देगा। ठीक है। फॉर वेक्टर बोर्न इन्फेक्शंस, वी कैन प्रोवाइड क्लीन इन्वायरमेंट्स। वेक्टर बोर्न का मतलब जैसे मक्खियों, मच्छरों से जो बीमारियां होती हैं, कीड़े मकोड़ों से होती हैं, तो उसके लिए हमें अपना वातावरण साफ़ रखना पड़ेगा जहाँ पर ये मक्खियाँ जो हैं, ये मच्छर जो हैं, ये ना आए। आपके मोहल्ले में जितने भी पानी के गड्ढे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, उन गड्ढों से पानी को हटवा दें नगर निगम से रिक्वेस्ट करके। जो भी आपके घर के आसपास कचरा इकट्ठा होता है, उस कचड़े को एक जगह डिस्पोज करवाएं ताकि मक्खियाँ ना मल्टीप्लाई हों, मक्खियाँ ना फैलें, ओके। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको लगा करके हम बीमारियों को रोक सकते हैं। दिस वुड नॉट, फॉर एग्जाम्पल, अलाउ मस्कीटो ब्रीडिंग। इन अदर वर्ड्स, पब्लिक हाइजीन इज़ वन बेसिक की टू द प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस। एक कुछ शब्दों में बोला जाए कि जो पब्लिक हाइजीन है वो बेसिक की है, बहुत बेसिक तरीका है इन्फेक्शियस डिजीज़ का प्रिवेंशन करने का। इन एडिशन टू डीज टिश्यूज़ दैट रिलेट in addition to these issues that relate to environment, there are some other general principles to prevent infectious diseases। कुछ दूसरे जनरल प्रिंसिपल्स भी हैं, कुछ दूसरे जनरल तरीके भी हैं जिससे हम फैलने वाली बीमारियों को रोक सकते हैं। टू अप्रिशिएट दोज प्रिंसिपल्स, उन प्रिंसिपल्स को अप्रिशिएट करने के लिए, उन प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए, लेट अस आस्क अ क्वेश्चन वी हैव नॉट लुक्ड एट सो फार। अभी तक हमने जिस क्वेश्चन की तरफ नहीं गौर किया है उसको हम उस पर गौर करते हैं। नॉर्मली वी आर फेस्ड विथ इन्फेक्शंस एवरी डे। हमें डेली लाइफ में इन्फेक्शन थोड़े बहुत होते ही रहते हैं। ज़ुकाम हो जाता है हमें, ओके, हमें बाहर डस्ट वगैरह रहती है तो हमें छींक आने लगती है। तो ये कुछ थोड़े बहुत इन्फेक्शन हमें होते ही रहते हैं। If someone is suffering from a cough and cold in class, it is likely that the children sitting around them will be exposed to the infection। अगर किसी को, एक क्लास में बैठे बच्चों में से किसी एक को सर्दी ज़ुकाम है तो उसके अगल बगल जितने बच्चे हैं, बहुत सारे चांसेस ऐसे हैं कि उन बच्चों को भी वो सर्दी ज़ुकाम हो सकता है। ठीक है। तो
कुछ तरीके ऐसे लिए जा सकते हैं, जैसे वो जो बच्चा है जिसको ज़ुकाम है वो कुछ दिन के लिए स्कूल ना आए जब तक उसको ठीक नहीं हो जाता, या वो आए तो मास्क पहन के आए। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्चुअली सफ़र फ्रॉम द डिजीज़। देखिए क्या होता है, जैसे उस बच्चे की बात करें जो क्लास में बैठा हुआ है जिसको सर्दी ज़ुकाम है, तो उसके आस-पास जितने बच्चे बैठे हुए हैं सबको सर्दी ज़ुकाम हो जाना चाहिए। बट ऐसा होता है कि अगर 10 बच्चे उसके आस-पास बैठे हुए हैं या उससे मिलते हैं तो उसमें से सिर्फ 2 या 3 बच्चों को ही ऐसा होता है, बाकियों को क्यों नहीं होता? बाकी भी तो उससे मिल रहे हैं, उसके साथ बैठ रहे हैं। उसका रीज़न है, देखिए हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने के लिए एक मैकेनिज़्म होता है, कुछ सेल होते हैं जिनको बोलते हैं एंटीबॉडीज़। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो जिसके शरीर में एंटीबॉडीज़ स्ट्रांग होंगे। अब एंटीबॉडीज़ स्ट्रांग कैसे होते हैं? अच्छा खाइए, एक्सरसाइज करिए, उससे एंटीबॉडीज स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो जिसके शरीर में एंटीबॉडीज स्ट्रांग होंगे उसको बीमारियाँ जल्दी से नहीं परेशान करेंगी। ठीक है, तो जिन बच्चों को बीमारियाँ नहीं हुई, जिन बच्चों को वो सर्दी ज़ुकाम नहीं हुआ है, मतलब उनके अंदर शरीर में इम्यूनिटी अच्छी थी। ओके, दिस इज़ बिकॉज द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज़ नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो माइक्रोब से, वो कीटाणुओं से कंटिन्यूसली लड़ रहा होता है। ठीक है, वी हैव सेल्स दैट स्पेशलाइज इन किलिंग इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कि बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स को मारने में स्पेशलाइज्ड होते हैं, बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स को मारने में माहिर होते हैं। ओके, दीज सेल्स गो इन टू एक्शन ईच टाइम इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी। ये जो सेल्स हैं हमारी बॉडी में जिनको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, ठीक है, ये सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने का काम करते हैं। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में घुसता है ये उसको मार देते हैं। ठीक है, इफ़ दे आर सक्सेसफुल वी डू नॉट एक्चुअली कम विथ एनी डिजीज़, कम डाउन विथ एनी डिजीज़। अगर ये माइक्रोब्स सक्सेसफुली मारने में सफल होते हैं, ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये सक्सेसफुली सफल होते हैं माइक्रोब्स को मारने में। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये माइक्रोब्स को मारने में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने में, कीटाणुओं को मारने में अगर सक्सेसफुली सफल होते हैं तो हमारी बॉडी में कोई बीमारी नहीं होगी। अगर ये माइक्रोब्स हावी हो जाते हैं हमारे एंटीबॉडीज़ पे, हमारे एंटीबॉडीज़ हार जाते हैं इनसे, हमारे शरीर के जो सेल्स हैं वो हार जाते हैं इन माइक्रोब से, तो हमको बीमारी पकड़ लेती है। एज सिंपल एज दैट। ओके, एज वी नोटेड अर्लियर, इफ द नंबर ऑफ द इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स, उसके पहले ये लाइन है जो हम भूल गए, द इम्यून सेल्स मैनेज टू किल ऑफ इन्फेक्शन लॉन्ग बिफोर इट एज्यूम्स मेजर प्रोपोर्शंस। इसका मतलब जो है ये है कि जो इम्यूनिटी वाले सेल हैं हमारी बॉडी में, जो इम्यूनिटी देते हैं, जो एंटीबॉडीज़ हैं हमारी बॉडी में, तो वो इन्फेक्शन को मार देते हैं। ठीक है, तब तक मारते रहते हैं जब तक पूरी तरह से वो ख़त्म नहीं हो जाता है। और जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये सेल नहीं लड़ पाते तब हमारे शरीर में बीमारी होने लग जाती है। ठीक है, एज वी नोटेड अर्लियर, इफ़ द नंबर ऑफ इन्फेक्टिव माइक्रोब्स इज़ कंट्रोल्ड, अगर इन्फेक्शन पैदा करने वाले माइक्रोब्स कंट्रोल कर लिए जाएँ तो बीमारी हमको नहीं होगी। द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़ विल बी माइनर। ठीक है, वो बीमारी हमको नहीं होगी या बहुत कम सिम्टम दिखेंगे। इन अदर वर्ड्स, बिकमिंग एक्सपोज टू और इन्फेक्टेड विथ एन इन्फेक्शियस माइक्रोब डज नॉट नेसेसरली मीन डेवलपिंग नोटिसेबल डिजीज़। अगर आपको किसी माइक्रोब से इंटरेक्शन हो भी गया है, अगर आप किसी माइक्रोब से इंटरेक्ट कर भी गए हो, अगर आपके शरीर में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ भी गया है तो भी ज़रूरी नहीं है कि आपको बीमारी हो जाए। इसका रीज़न यही है कि हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारे जो इम्यून सेल्स है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं, वो उन माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उन कीटाणुओं को मारने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, हर बार तो नहीं होते, और जिस बार नहीं हो पाते सफल उस बार हमको बीमारी हो जाती। ओके, सो वन वे ऑफ लुकिंग एट सीवियर इन्फेक्शियस डिजीजेज इज़ दैट इट रिप्रेजेंट्स अ लैक ऑफ सक्सेस ऑफ इम्यून सिस्टम। एक तरीका ये है इन बीमारियों को की नज़रिए से देखने का कि हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर है अगर हमको ये बीमारियां हो गई हैं तो। ओके, हमारा इम्यून सिस्टम अगर मजबूत होता तो हमको बीमारियां ना होती। इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर है। ओके, द फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम लाइक एनी अदर सिस्टम इन आवर बॉडी will not be good if proper and sufficient nourishment of the food is not available। जो फंक्शनिंग है इम्यून सिस्टम की दूसरे सिस्टम की तरह वो अच्छी नहीं होगी अगर प्रॉपर और सफिशिएंट नरिशमेंट ना हो,
available. Okay, therefore the second basic principle of prevention of infectious diseases is the availability of proper and sufficient food for everyone. तो इम्यूनिटी पैदा करने का सबसे अच्छा और सही तरीका ये है कि अच्छा खाना खाएं, घर का खाना खाएं, बाहर का जंक फूड अवॉइड करें, ठीक है, और एक्सरसाइज करें, ठीक है, किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करें, आप साइकिलिंग करें, आप रनिंग करें, आप वॉकिंग करें, आप स्ट्रेचिंग करें, आप डांसिंग करें, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करें, लेकिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। ओके, तो उससे इम्यूनिटी हमारी बॉडी की स्ट्रांग होती है, ठीक है। एक्टिविटी 13.6 को गौर करते हैं। कंडक्ट अ सर्वे इन योर लोकेलिटी, टॉक टू 10 families who are well off and 10 who are very poor. Both sets of families would have children who are below 5 years of age. Measure the height of these children. Draw a graph of height of each children against its age for both sets of families. देखिए, एक सर्वे या एक कुल मिलाकर एक खुद से एक एक्सपेरिमेंट करिएगा, एक सर्वे करिएगा अपने मोहल्ले में। 10 गरीब परिवारों को ऑब्ज़र्व करिएगा, उनसे बात करिएगा, और 10 अमीर परिवारों को। क्यों बात करनी है आपको? इसलिए बात करनी है क्योंकि जो अमीर परिवार होंगे उसमें ये देखिएगा कि अमीर और गरीब परिवार में आपको बच्चे देखने हैं जो 5 साल से छोटे हैं। उन बच्चों की हाइट आपको मेजर करनी है, ठीक है। फिर ये देखना है कि अमीर परिवारों के बच्चों की हाइट कितनी है जो 5 साल से कम है, ओके, और गरीब परिवारों के बच्चों की हाइट कितनी है जो 5 साल से कम है। आपको वहाँ पर डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि जो गरीब बच्चे हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ती है क्योंकि उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, तो उनकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर रहती है और उनको बीमारियां भी ज़्यादा होती हैं। ओके, इज़ देयर अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स? इफ़ यस, वाई? बिल्कुल डिफरेंस होगा, ठीक है। डिफरेंस इसलिए होगा, जो मैंने रीज़न बताया, कि जो गरीब परिवार है उसको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, जिसके कारण उसके बच्चे भूखे रह जाते हैं और उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, उनके अंदर की इम्यूनिटी भी डेवलप नहीं हो पाती है ज़्यादा। ओके, इफ़ देयर इज़ नो डिफरेंस, डू यू थिंक दैट योर फाइंडिंग्स मीन दैट वेल ऑफ और पुअर डज नॉट मैटर फॉर हेल्थ? तो ये क्वेश्चन तो इररिलेवेंट है मेरे को, बस फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई अंतर नहीं समझ में आया है अमीर और गरीब परिवार में, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो गरीब थे तो उनको भी प्रॉपर खाना मिल रहा है कहीं ना कहीं से, अगर डिफरेंस नहीं मिला तो। ओके, तो ये था। दीज आर द जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस। ये जो भी हमने तरीके ऊपर ईजाद किए, वो तरीके जो थे वो जनरल तरीके थे इन्फेक्शन को बचा कर रखने के लिए, खुद को बचा कर रखने के लिए, ठीक है। व्हाट आर द स्पेसिफिक वेज? लेकिन पर्टिकुलर वेज क्या है, स्पेसिफिक तरीके क्या हैं, सही तरीके क्या हैं? ओके, दे रिलेट टू अ पेकुलियर प्रॉपर्टी ऑफ द इम्यून सिस्टम। वो जो तरीके हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेट करते हैं। कैसे? दैट यूजुअली फाइट्स ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शंस। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कीटाणुओं से लड़ने का काम करता है, और ये जो तरीके हैं, जो सही तरीके हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम की तरफ ही हमें लेकर जाते हैं। लेट अस साइट एन एग्जांपल टू ट्राई अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल से हम पता करते हैं कि इस प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। दीज डेज देयर इज़ नो स्मॉल पॉक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जो स्मॉल पॉक्स होता है, जो चेचक होती है, ओके, तो बहुत कम बची है या फिर है ही नहीं दुनिया में वो। बट एज रिसेंटली 100 years अगो, 100 साल पहले, स्मॉल पॉक्स इतना तेज़ी से फैला था, जैसे आज कोरोना है वैसे स्मॉल पॉक्स से लोग बहुत ज़्यादा मरते थे। और वो तो एयरबॉर्न डिजीज़ था, मतलब कमरे में किसी को है, आपने कमरे में एंटर किया, आप उसके कांटेक्ट में भी नहीं आए, फिर भी आपको हो सकता है, क्योंकि एयर में पाए जाते थे उसके वायरस, ठीक है। बट आज की डेट में स्मॉल पॉक्स जो है वो लगभग पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है। ओके, लगभग ख़त्म हो चुका है। In such an epidemic, people used to be very afraid of coming near someone suffering from the disease since they were afraid of catching the disease. जैसे आज कोरोना से लोग, जिसको कोरोना हो जाता है उससे लोग भागते हैं दूर, उसी तरह पहले जब चिकन पॉक्स हो जाता था जिसको, उससे भी लोग दूर भागा करते थे, ठीक है। However, there was one group of people who did not have this fear. एक तरह के लोगों में ये डर नहीं था, ठीक है। सब लोग डर के भागते थे जिसको चिकन पॉक्स हो जाता था, स्मॉल पॉक्स हो जाता था, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे, कुछ ग्रुप ऐसे थे जो जिनको डर नहीं लगता था। दीज पीपल वुड प्रोवाइड नर्सिंग केयर फॉर द विक्टिम्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो यही लोग, जैसे आज की डेट में जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जिनको कोरोना वॉरियर्स बोला जाता है, वो कोरोना पैंडेमिक में भी कोरोना पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं। वो चाहते तो ऐसा नहीं करते, बट वो ठीक कर रहे हैं, ओके।
उसी तरह उस समय भी कुछ लोग ऐसे होते थे जो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स के जो पेशेंट्स होते थे उनको ट्रीट करते थे, उनको खाना देते थे, उनको पानी देते थे, ताकि उनको बचा कर रखने की कोशिश करते थे। ओके, तो उस समय भी ये चीज़ होती थी। तो दिस वॉज द ग्रुप ऑफ पीपल हु हैड स्मॉल पॉक्स अर्लियर एंड सर्वाइव्ड इट। तो ये वो लोग थे जिनको स्मॉल पॉक्स तो हो गया, लेकिन वो आगे उनको लाइफ में कभी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, क्योंकि उनके अंदर क्या आ गई, इम्यूनिटी आ गई। इन अदर वर्ड्स, इफ़ यू हैड स्मॉल पॉक्स वंस, अगर आपको एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया, देर वॉज नो चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट अगेन, तो दोबारा आपको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। सो हैविंग द डिजीज़ वंस वॉज अ मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग सब्सिक्वेंट अटैक्स ऑफ द सेम डिजीज़। तो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स ये ऐसी डिजीज़ हैं, एक बार आपको हो गई तो दोबारा आपको वो डिज़ीज़ नहीं होगी, क्योंकि बॉडी में उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी आ जाती। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्यूनाइजेशन पढ़ेंगे क्या होता है, और रीजंस देखेंगे, कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे जो चल रहे हैं। ओके, फिर हम ये देखेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। ओके, सो स्टूडेंट्स, जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज़ पूछते रहिए। ओके, और एनसीईआरटी को बार बार रीड करते रहिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।